वैदिक कालीन समाज प्राचीन भारतीय सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसका समय काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का माना गया है। इस पूर्ण समयावधि को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व। नमस्कार, यदि आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर करें और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। ऋग्वैदिक समाज एक कबीलाई समाज था जो वर्गहीन व जातिविहीन स्वरूप लिए हुए था। यहाँ सामाजिक जटिलताओं का अभाव था तथा संपत्ति की अवधारणा अनुपस्थित होने के कारण उत्पादन संसाधनों को प्राप्त करने की स्वतंत्रता थी। यह समाज पितृसत्तात्मक समाज था तथा इसमें कई पीढ़ियों तक के संबंधियों का समावेश था। समाज में 4 वर्णों का अस्तित्व था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस वर्ण विभाजन की चर्चा ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलती है। इस वर्ण विभाजन के बावजूद सामाजिक गतिशीलता बाधित नहीं हुई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म था। कर्म में परिवर्तन के साथ वर्ण में परिवर्तन होता जाता था। एक ही परिवार के लोग विभिन्न पेशों को अपना सकते थे। ऋग्वैदिक काल में दास व्यवस्था अस्तित्व में थी। प्रायः युद्धबंदियों को दास बना लिया जाता था, लेकिन इन दासों का प्रयोग घरेलू कार्यों में ही किया जाता था, आर्थिक उत्पादन में नहीं। बात करें यदि इस काल में स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो वह काफी बेहतर स्थिति में थी। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था और उन्हें शिक्षा का अधिकार भी प्राप्त था। अपाला, घोषा, विश्ववारा जैसी स्त्रियों की उपस्थिति इसे प्रमाणित करती है। यद्यपि पुत्र प्राप्ति की कामना अवश्य की जाती थी, लेकिन पुत्री के जन्म को हेय नहीं माना जाता था। ऋग्वैदिक कालीन लोगों का रहन सहन बहुत ही साधारण था। पहनने के लिए वे सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा आभूषण का प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही करते थे। उनके निवास स्थान फूस, बांस व लकड़ी इत्यादि से बनाए जाते थे। वैसे तो पारिवारिक शिक्षा पर विशेष बल था तथा शिक्षा मौखिक होती थी, परंतु बीमारियों आदि से छुटकारा पाने के लिए जादू टोने का सहारा लिया जाता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है, जो इस बात का प्रमाण है कि लोगों के जीवन में सोमरस अर्थात मदिरा का विशेष महत्व था। मृत व्यक्ति के दाह संस्कार का प्रावधान था। बात करें यदि उत्तर वैदिक काल की, तो समाज का जनजातीय स्वरूप चतुर्वर्ण व्यवस्था पूर्ववत ही चलती रही। परिवार के मुखिया की विशेष स्थिति थी तथा उसे अन्य सदस्यों का नियमन करने का भी अधिकार था। दास प्रथा का प्रचलन जैसा था वैसा ही बना रहा। स्त्रियों की स्थिति, उनका शिक्षण तथा लोगों के रहन सहन व खान पान में ऋग्वैदिक निरंतरता विद्यमान रही। व्यवस्था में परिवर्तन तब दिखाई दिया जब कृषि के विकास एवं अधिशेष उत्पादन के कारण संपत्ति की अवधारणा का विकास हुआ एवं वितरण व्यवस्था में स्पष्ट रूप से वर्ण विभाजन हो गया। अब कर्म के स्थान पर वर्ण महत्वपूर्ण हो गया और उनके कार्य निर्धारित कर दिए गए। फलतः सामाजिक गतिशीलता अवरुद्ध होने लगी। ब्राह्मण का स्थान समाज में सर्वोच्च हो गया तथा क्षत्रियों का दूसरा। युद्धास्त्रों के रूप में लोहे का प्रयोग होने के कारण क्षत्रियों की शक्ति में वृद्धि हुई। ब्राह्मण भौतिक समर्थन के लिए राजन्य पर आधारित हो गए और राजन्य अपनी शक्ति के सामाजिक स्वीकृति हेतु ब्राह्मणों पर आश्रित। तीसरा एकमात्र करदाता एवं उत्पादक वर्ण वैश्य था तथा चतुर्थ वर्ण शूद्रों का। समाज में इनकी स्थिति सबसे नीचे थी। सूत्रकाल तक वर्णों में पारस्परिक भेदभाव काफी बढ़ गए थे। आपस्तंभ धर्मसूत्र में कहा गया कि 10 वर्षीय ब्राह्मण 100 वर्षीय क्षत्रिय से भी श्रेष्ठ है। अब शूद्रों को अस्पृश्य माना जाने लगा और वर्ण कठोर होकर जाति में बदल गए। उत्तर वैदिक काल में ही एक महत्वपूर्ण परिवर्तन गोत्र की अवधारणा के रूप में सामने आया।
जो कि वस्तुतः सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधों को विस्तार देने की प्रक्रिया थी। 4 पुरुषार्थ प्राप्त करने और ऋणों से मुक्त होने के लिए आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। पुत्री के जन्म को अभिशाप माना जाने लगा। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्री को दुख का कारण बताया गया है। बाल विवाह का भी प्रचलन हो गया था और स्त्रियां पूर्णतः पुरुषों के अधीन हो गई थीं। इतना ही नहीं, उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी रोक लगा दी गई। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलता है।